मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। मार्च 2024 तुर्की के दक्षिणी शहर मर्सिन में 31 वर्षीय मरवे बेहर की उसके पूर्व पति द्वारा हत्या के बाद बड़ी तादाद में महिलाएं विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आईं। महिलाओं की हत्या के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मरवे की मां ने उसकी शादी के जोड़े को आग लगा दी और महिलाओं से अपील की कि वो शादी करने से पहले 20 बार सोचें। इस साल के पहले 3 महीनों के दौरान मरवे सहित कम से कम 92 महिलाओं की हत्या कर दी गई। फरवरी में एक ही दिन 7 महिलाओं की हत्या हुई। तुर्की में एक ही दिन में इतनी सारी महिलाओं की हत्या पहले कभी नहीं हुई थी। ये सारी हत्याएं उन महिलाओं के पूर्व पति या साथियों ने की थी। 3 साल पहले तुर्की इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर हो गया। इस्तांबुल संधि पूरे यूरोप में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा रोकने के मकसद से कायम की गई थी। इस संधि से अपने आप को बाहर करने के बाद तुर्की लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए जूझ रहा है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तुर्की महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक होता जा रहा है। पार्ट 1 ऑटोमन नारीवादी। ये कहानी शुरू होती है आधुनिक तुर्की की स्थापना से। 100 साल से ज्यादा पहले तुर्की ऑटोमन साम्राज्य था, जो कि यूरोप से मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। हमारी पहली एक्सपर्ट डॉक्टर सेवगी एडक आगा खान यूनिवर्सिटी में जेंडर स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो बताती हैं कि ऑटोमन साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य तो था, लेकिन उसमें कई धर्म के लोग थे। मुस्लिम साम्राज्य होने के बावजूद ऑटोमन साम्राज्य में कई धर्म और जाति के लोग थे। इसलिए जब 1920 के दशक में तुर्की एक आधुनिक देश के रूप में उभरने लगा, तो ऑटोमन साम्राज्य की धार्मिक और सामाजिक विविधता उसमें बरकरार रही। यही नहीं, बल्कि सरकार के ढांचे और संस्थाओं के कामकाज के तरीकों की निरंतरता भी बनी रही। ये अपने आप में एक अनूठी बात थी। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि तुर्की में महिला सशक्तिकरण का श्रेय मुस्तफा कमाल अतातुर्क को जाता है, जिनके नेतृत्व में 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन डॉक्टर सेवगी कहती हैं कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क के आने से पहले तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य के दौरान नारीवादी महिलाओं के संघर्ष के कारण महिलाओं के अधिकार के लिए अभियान शुरू हो चुका था। डॉक्टर सेवगी कहती हैं, ऑटोमन साम्राज्य की कई मुस्लिम महिलाओं ने महिला अधिकारों के लिए अभियान शुरू किया और कई महिला संगठनों की स्थापना हुई, जो कि लोकतांत्रिक तुर्की को विरासत में मिली। लेकिन तुर्की में बड़ा बदलाव आया पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब पुरुष लड़ने के लिए चले गए और महिलाओं को यूनिवर्सिटी व कॉलेज जाने की अनुमति मिल गई। इतना ही नहीं, अब वो नए व्यवसाय भी चुन सकती थी। डॉक्टर सेवगी कहती है कि इसी के चलते तुर्की ने 1926 में नागरिक संहिता अपनाई। It was radical in the sense that it was unique. वो एक क्रांतिकारी और अनूठा कदम था, क्योंकि पहली बार किसी मुस्लिम देश में परिवार संबंधी धर्मनिरपेक्ष कानून बने थे, जिसके तहत शादी, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार मिले थे। लेकिन नागरिक संहिता में पितृसत्तात्मक बातें भी थीं। मिसाल के तौर पर पुरुष को ही परिवार का मुखिया माना जाता था और परिवार के खर्च चलाने की जिम्मेदारी पुरुषों की ही तय की गई थी। ये कानून तुर्की के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा देश को धर्मनिरपेक्ष व आधुनिक बनाने के लिए चलाए गए कई क्रांतिकारी सुधार कार्यक्रमों का हिस्सा था। We can say that women actually acquired those rights. एक गलत धारणा ये है कि महिलाओं को समान अधिकार सौंप दिए गए। सच्चाई ये है कि इसके लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि ये भी सच है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देकर उन्हें देश के सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनाना मुस्तफा कमाल अतातुर्क की विचारधारा के केंद्र में था। यही वजह है कि महिला अधिकार के मुद्दे को देश में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ जोड़कर देखा जाता है।
1980 के दशक में स्थितियां बदली और देश में महिलाओं की भूमिका को लेकर रूढ़िवादी सोच बल पाने लगी, जिसके जवाब में नई नारीवादी महिलाएं सामने आईं। उन्हें लगता था कि नागरिक संहिता बदले हुए समय में काफी पिछड़ी है। डॉक्टर सेवगी कहती हैं, इन्हीं नारीवादियों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। 2001 में नागरिक संहिता में बदलाव किए गए और शादी के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। तलाक होने पर महिलाओं को पति के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति में आधा हिस्सा दिया गया। महिला सशक्तिकरण के इस परिदृश्य में एक ऐसे नेता तुर्की की राजनीति में आए जिन्होंने उन धार्मिक महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश की जो अतातुर्क की विचारधारा वाली राजनीति के दौर में अलग थलग पड़ गई थी, जब सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर भी रोक लगा दी गई थी। पार्ट 2, हिजाब के हीरो। रजब तैयब अर्दोआन की राजनीति में आने के साथ तुर्की में एक बार फिर से सामाजिक बदलाव का दौर शुरू हुआ। वो तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के मेयर रह चुके थे। 2001 में उन्होंने इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित नई जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी यानी AKP की स्थापना की। इसके एक साल बाद संसदीय चुनावों में उन्होंने बहुमत हासिल किया और एक साल बाद अर्दोआन तुर्की के प्रधानमंत्री बने। हमारी दूसरी एक्सपर्ट सेडा डेमिराल्प तुर्की की ईसिक यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि अर्दोआन को रूढ़िवादी महिलाओं का समर्थन हासिल था और उन्होंने हिजाब की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था। जब AKP की स्थापना हुई तब आर्थिक संकट के कारण अन्य सभी राजनीतिक दलों की ताकत लगभग खत्म हो गई थी, जो एक नई पार्टी के सत्ता में आने के लिए काफी अनुकूल माहौल था। यह पार्टी शुरुआत में रूढ़िवादी मूल्यों और उदारवादी सिद्धांतों के मेल का प्रतिनिधित्व करती थी। अर्दोआन को तुर्की के सभी तबकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा महिलाएं थीं, खासतौर पर हिजाब पहनने वाली महिलाएं, जो उन्हें अपने हिमायती के रूप में देखती थीं। अर्दोआन को महिला मतदाताओं से बड़ा समर्थन मिलता रहा है। धर्मनिरपेक्ष तुर्की में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के चलते कई महिलाएं न उच्च शिक्षा पा सकती थीं, न दफ्तरों में काम कर सकती थीं। इसलिए यह महिलाएं अर्दोआन का समर्थन करती रही हैं। मगर कई उदारवादी और नारीवादी महिलाएं भी अर्दोआन का समर्थन करती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिजाब पर प्रतिबंध रूढ़िवादी महिलाओं के अधिकारों का हनन है। अर्दोआन की पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, राजनीति और समाज में उनकी भूमिका की बात की। अर्दोआन की पार्टी ने महिलाओं को पार्टी के कामकाज से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और देश में कई महिला संगठन उभरने लगे। सेडा मानती है कि इससे रूढ़िवादी महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिली। महिला मतदाताओं के लिए दूसरा बड़ा मुद्दा था घरेलू हिंसा का। 2011 में इस्तांबुल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश तुर्की था। ये यूरोपीय संघ की संधि थी, जिसका उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाना और कार्रवाइयां करना था। एक समय तुर्की की बड़ी महत्वाकांक्षा यूरोपीय संघ में शामिल होने की थी, जिसके लिए जरूरी शर्तें पूरी करने के लिए अर्दोआन कदम उठा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उन्हें एक सुधारक के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उनके कुछ बयानों से धर्मनिरपेक्ष महिलाएं नाराज भी हो गईं। एक भाषण में उन्होंने कहा कि महिलाएं मर्दों के बराबर नहीं हैं और एक अन्य भाषण में उन्होंने कहा कि मां बनना एक महिला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 2013 में इस्तांबुल के मध्य में एक पार्क बनाने के सरकारी प्रोजेक्ट के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूरता से कार्रवाई की, जिसके बाद स्थितियां और बदल गईं। अर्दोआन अधिकाधिक तानाशाही तरीके अपनाने लगे और गेजी विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने वाली महिलाओं को निशाना बनाया। दूसरी तरफ उन्होंने रूढ़िवादी महिलाओं को आर्थिक सहायता और सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका देना शुरू कर दिया, जिसके चलते धर्मनिरपेक्ष महिलाएं उनका और विरोध करने लगीं। हमारी तीसरी एक्सपर्ट कहती हैं कि गेजी विरोध प्रदर्शनों के बाद लैंगिक समानता को नुकसान पहुंचाने वाले एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। पार्ट 3, गायब जानकारी। हमारी तीसरी एक्सपर्ट एजेल बूसे एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वकील हैं।
जो तुर्की के मानवाधिकार समूहों से भी जुड़ी हुई हैं। वो कहती हैं कि 2013 के बाद तुर्की में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लग गए हैं। विरोध प्रदर्शनों के बाद लैंगिक समानता के लिए आयोजित प्राइड मार्च में महिलाओं के हिस्सा लेने का भी विरोध होने लगा। उसके बाद 2015 में एक और बदलाव आया। This is the year the term gender itself was उस साल सभी आधिकारिक दस्तावेजों से लैंगिक जानकारी हटा दी गई। इसके बाद कई लिंग विरोधी नीतियां अपनाई गई और सरकार समर्थक NGO बनाए गए जो महिलाओं को पहले से मिले अधिकारों पर हमला करने लगे। 2020 में तुर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन को निशाना बनाने के लिए गलत प्रचार शुरू कर दिया। तब तक उसकी यूरोपीय संघ की सदस्यता पाने की संभावना ठंडे बस्ते में जा चुकी थी। तुर्की ने कहा कि ये संधि पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है और समलैंगिकता को बढ़ावा देती है। इस्तांबुल कन्वेंशन में शामिल होने के 10 साल बाद तुर्की ने अपने आप को इस संधि से अलग कर लिया। डॉक्टर एजेल बूसे कहती हैं कि आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि इस्तांबुल कन्वेंशन का इस्तेमाल समलैंगिक लोग समलैंगिकता को सामान्य बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक देश मानवाधिकार संबंधी संधि से अपने आप को बाहर कर लेगा। तुर्की की सरकार का कहना है कि देश में घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कानून मौजूद है। डॉक्टर एजेल की दलील है ये कानून इस्तांबुल कन्वेंशन के साथ काम करता था और उसे इस संधि के साथ जोड़कर देखा जाता था। तुर्की के इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर होने के बाद घरेलू हिंसा संबंधी कानून खोखला हो गया है और कई प्रकार की गलतफहमियां फैल रही हैं। कई पुलिस अधिकारी भी असमंजस में हैं कि ये कानून अस्तित्व में है या नहीं। कई रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं पर हमला करने वालों में कानून का डर खत्म हो गया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब तुर्की इस्तांबुल कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, तो अब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। डॉक्टर एजेल बूसे कहती हैं कि तुर्की के इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर होने के बाद महिलाओं की हत्या के मामले कितने बढ़े हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार इस बारे में आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही है। उनके अनुसार इसकी वजह यह है कि सरकार नहीं चाहती कि इस मामले में उस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उंगलियां उठें। दूसरी बात यह है कि कई नारीवादी संगठन इन आंकड़ों को आधार बनाकर नीति बनाने पर जोर दे सकते हैं, लेकिन वी विल स्टॉप फेमिसाइड नाम की एक संस्था इन मामलों पर नजर रख रही है। सरकार इस संस्था को बंद करने की असफल कोशिश भी कर चुकी है। संस्था के अनुसार 2023 में पुरुषों द्वारा 315 महिलाओं की हत्या हुई और इनमें से 65% मामलों में महिलाओं की हत्या उनके घर के भीतर हुई। मगर डॉक्टर एजेल का कहना है कि सही संख्या का पता लगाना असंभव है, क्योंकि उसी साल 248 औरतों की मौत संदेहास्पद स्थितियों में हुई थी। संदेहास्पद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन मामलों को हत्या के मामलों के तहत दर्ज नहीं किया गया, बल्कि दुर्घटना बताया गया। ये चौंकाने वाली बात है कि पूरे देश में औरतें अपनी बालकनी और खिड़की से गिरकर मर रही हैं और उनकी संख्या बेहद गंभीर है। मगर अब इस समस्या के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है और रूढ़िवादी महिलाएं भी इसके लिए आवाज उठा रही हैं। पार्ट 4 रेड कार्ड। इस साल मार्च में मुख्य विपक्षी दल CHP ने इस्तांबुल और अंकारा समेत कई बड़े शहरों के नगर निगम चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। एर्दोआन तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनकी पार्टी AKP को 20 साल में पहली बार इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यही कहना है हमारी चौथी एक्सपर्ट हुर्सन असलाय का, जो कि बर्लिन के जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स में तुर्की अध्ययन विभाग की प्रमुख हैं। एक साल पहले संसदीय चुनाव में जनता ने AKP को वोट दिया क्योंकि वो स्थिरता चाहती थी, लेकिन स्थानीय चुनाव में उन्होंने विपक्ष को जीत दिलाकर सरकार को चेतावनी दे दी है कि वो सही रास्ते पर नहीं चल रही है। सरकार के लिए ये रेड कार्ड है। तुर्की में महंगाई की दर 70% तक पहुंच गई है, जो कि मतदाताओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है, लेकिन इसके अलावा दूसरी बात ये हुई कि विपक्षी दल CHP ने कई शहरों में महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, जिससे पता चलता है कि लोग युवा और महिला राजनेताओं का समर्थन कर रहे हैं।
राष्ट्रपति अर्दोआन की निर्भरता उनके गठबंधन के कट्टरपंथी सदस्य दलों पर बढ़ गई है। रूढ़िवादी महिलाओं के लिए भी इन कट्टरपंथी दलों की सोच चिंताजनक है। उनके गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी स्पष्ट रूप से तलाक के बाद पति की संपत्ति में पत्नी को आधा हिस्सा देने के खिलाफ है। अगर पति की कमाई पत्नी की आय से ज्यादा है तो उसे पत्नी को खर्च देने के लिए पैसे देने होते हैं। वो इसके भी खिलाफ है। वहीं गठबंधन के अति रूढ़िवादी इस्लामी दल महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं मानते और उन्हें समान अधिकार देने के खिलाफ हैं। ये लोग तुर्की को ओटोमन युग में ले जा रहे हैं। अर्दोआन की AKP भी अपने मूल सिद्धांतों से बहुत दूर जा चुकी है। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर कि क्या तुर्की महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक होता जा रहा है। इस बारे में आधिकारिक आंकड़े न होने की वजह से इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है, लेकिन फरवरी में केवल एक ही दिन में 7 महिलाओं की उनके पति या साथी के हाथों हत्या हो गई। ये भी चिंता जताई जा रही है कि घरेलू हिंसा संबंधी तुर्की का अपना कानून महिलाओं को वैसी सुरक्षा नहीं दे पा रहा जैसी इस्तांबुल कन्वेंशन से मिलती थी। लेकिन एक बात पर हमारे सभी एक्सपर्ट सहमत हैं कि तुर्की ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो महिलाओं के समान अधिकारों के खिलाफ हैं। वहीं समान अधिकार विरोधी सोच और वक्तव्य अब मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। BBC पड़ताल दुनिया की। मार्च 2024 तुर्की के दक्षिणी शहर मर्सिन में 31 वर्षीय मरवे बेहर की उसके पूर्व पति द्वारा हत्या के बाद बड़ी तादाद में महिलाएं विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आईं। महिलाओं की हत्या के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मरवे की मां ने उसकी शादी के जोड़े को आग लगा दी और महिलाओं से अपील की कि वो शादी करने से पहले 20 बार सोचें। इस साल के पहले 3 महीनों के दौरान मरवे सहित कम से कम 92 महिलाओं की हत्या कर दी गई। फरवरी में एक ही दिन 7 महिलाओं की हत्या हुई। तुर्की में एक ही दिन में इतनी सारी महिलाओं की हत्या पहले कभी नहीं हुई थी। ये सारी हत्याएं उन महिलाओं के पूर्व पति या साथियों ने की थी। 3 साल पहले तुर्की इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर हो गया। इस्तांबुल संधि पूरे यूरोप में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा रोकने के मकसद से कायम की गई थी। इस संधि से अपने आप को बाहर करने के बाद तुर्की लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए जूझ रहा है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तुर्की महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक होता जा रहा है। पार्ट 1 ऑटोमन नारीवादी। ये कहानी शुरू होती है आधुनिक तुर्की की स्थापना से। 100 साल से ज्यादा पहले तुर्की ऑटोमन साम्राज्य था, जो कि यूरोप से मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। हमारी पहली एक्सपर्ट डॉक्टर सेवगी एडक आगा खान यूनिवर्सिटी में जेंडर स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो बताती हैं कि ऑटोमन साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य तो था, लेकिन उसमें कई धर्म के लोग थे। मुस्लिम साम्राज्य होने के बावजूद ऑटोमन साम्राज्य में कई धर्म और जाति के लोग थे। इसलिए जब 1920 के दशक में तुर्की एक आधुनिक देश के रूप में उभरने लगा तो ऑटोमन साम्राज्य की धार्मिक और सामाजिक विविधता उसमें बरकरार रही। यही नहीं बल्कि सरकार के ढांचे और संस्थाओं के कामकाज के तरीकों की निरंतरता भी बनी रही। ये अपने आप में एक अनूठी बात थी। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि तुर्की में महिला सशक्तिकरण का श्रेय मुस्तफा कमाल अतातुर्क को जाता है, जिनके नेतृत्व में 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन डॉक्टर सेवगी कहती हैं कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क के आने से पहले तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य के दौरान नारीवादी महिलाओं के संघर्ष के कारण महिलाओं के अधिकार के लिए अभियान शुरू हो चुका था।
डॉक्टर सेवगी कहती हैं, ऑटोमन साम्राज्य की कई मुस्लिम महिलाओं ने महिला अधिकारों के लिए अभियान शुरू किया और कई महिला संगठनों की स्थापना हुई, जो कि लोकतांत्रिक तुर्की को विरासत में मिली। लेकिन तुर्की में बड़ा बदलाव आया पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब पुरुष लड़ने के लिए चले गए और महिलाओं को यूनिवर्सिटी व कॉलेज जाने की अनुमति मिल गई। इतना ही नहीं, अब वो नए व्यवसाय भी चुन सकती थी। डॉक्टर सेवगी कहती हैं कि इसी के चलते तुर्की ने 1926 में नागरिक संहिता अपनाई। It was radical in the sense that it was unique. वो एक क्रांतिकारी और अनूठा कदम था, क्योंकि पहली बार किसी मुस्लिम देश में परिवार संबंधी धर्मनिरपेक्ष कानून बने थे, जिसके तहत शादी, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार मिले थे। लेकिन नागरिक संहिता में पितृसत्तात्मक बातें भी थीं। मिसाल के तौर पर पुरुष को ही परिवार का मुखिया माना जाता था और परिवार के खर्च चलाने की जिम्मेदारी पुरुषों की ही तय की गई थी। ये कानून तुर्की के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा देश को धर्मनिरपेक्ष व आधुनिक बनाने के लिए चलाए गए कई क्रांतिकारी सुधार कार्यक्रमों का हिस्सा था। We can say that women actually acquired those rights. एक गलत धारणा ये है कि महिलाओं को समान अधिकार सौंप दिए गए। सच्चाई ये है कि इसके लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि ये भी सच है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देकर उन्हें देश के सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनाना मुस्तफा कमाल अतातुर्क की विचारधारा के केंद्र में था। यही वजह है कि महिला अधिकार के मुद्दे को देश में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ जोड़कर देखा जाता है। 1980 के दशक में स्थितियां बदली और देश में महिलाओं की भूमिका को लेकर रूढ़िवादी सोच बल पाने लगी, जिसके जवाब में नई नारीवादी महिलाएं सामने आईं। उन्हें लगता था कि नागरिक संहिता बदले हुए समय में काफी पिछड़ी है। डॉक्टर सेवगी कहती हैं, इन्हीं नारीवादियों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। 2001 में नागरिक संहिता में बदलाव किए गए और शादी के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। तलाक होने पर महिलाओं को पति के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति में आधा हिस्सा दिया गया। महिला सशक्तिकरण के इस परिदृश्य में एक ऐसे नेता तुर्की की राजनीति में आए जिन्होंने उन धार्मिक महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश की जो अतातुर्क की विचारधारा वाली राजनीति के दौर में अलग थलग पड़ गई थी, जब सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर भी रोक लगा दी गई थी। पार्ट 2, हिजाब के हीरो। रजब तैयब अर्दोआन की राजनीति में आने के साथ तुर्की में एक बार फिर से सामाजिक बदलाव का दौर शुरू हुआ। वो तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के मेयर रह चुके थे। 2001 में उन्होंने इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित नई जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी यानी AKP की स्थापना की। इसके एक साल बाद संसदीय चुनावों में उन्होंने बहुमत हासिल किया और एक साल बाद अर्दोआन तुर्की के प्रधानमंत्री बने। हमारी दूसरी एक्सपर्ट सेडा डेमिराल्प तुर्की की ईसिक यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि अर्दोआन को रूढ़िवादी महिलाओं का समर्थन हासिल था और उन्होंने हिजाब की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था। जब AKP की स्थापना हुई तब आर्थिक संकट के कारण अन्य सभी राजनीतिक दलों की ताकत लगभग खत्म हो गई थी, जो एक नई पार्टी के सत्ता में आने के लिए काफी अनुकूल माहौल था। यह पार्टी शुरुआत में रूढ़िवादी मूल्यों और उदारवादी सिद्धांतों के मेल का प्रतिनिधित्व करती थी। अर्दोआन को तुर्की के सभी तबकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा महिलाएं थीं, खासतौर पर हिजाब पहनने वाली महिलाएं, जो उन्हें अपने हिमायती के रूप में देखती थीं। अर्दोआन को महिला मतदाताओं से बड़ा समर्थन मिलता रहा है। धर्मनिरपेक्ष तुर्की में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के चलते कई महिलाएं न उच्च शिक्षा पा सकती थीं, न दफ्तरों में काम कर सकती थीं। इसलिए यह महिलाएं अर्दोआन का समर्थन करती रही हैं। मगर कई उदारवादी और नारीवादी महिलाएं भी अर्दोआन का समर्थन करती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिजाब पर प्रतिबंध रूढ़िवादी महिलाओं के अधिकारों का हनन है। अर्दोआन की पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, राजनीति और समाज में उनकी भूमिका की बात की। अर्दोआन की पार्टी ने महिलाओं को पार्टी के कामकाज से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और देश में कई महिला संगठन उभरने लगे। सेडा मानती है कि इससे रूढ़िवादी महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिली।
महिला मतदाताओं के लिए दूसरा बड़ा मुद्दा था घरेलू हिंसा का। 2011 में इस्तांबुल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश तुर्की था। ये यूरोपीय संघ की संधि थी जिसका उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाना और कार्रवाइयां करना था। एक समय तुर्की की बड़ी महत्वाकांक्षा यूरोपीय संघ में शामिल होने की थी, जिसके लिए जरूरी शर्तें पूरी करने के लिए एर्दोआन कदम उठा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उन्हें एक सुधारक के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उनके कुछ बयानों से धर्मनिरपेक्ष महिलाएं नाराज भी हो गईं। एक भाषण में उन्होंने कहा कि महिलाएं मर्दों के बराबर नहीं हैं, और एक अन्य भाषण में उन्होंने कहा कि मां बनना एक महिला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 2013 में इस्तांबुल के मध्य में एक पार्क बनाने के सरकारी प्रोजेक्ट के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूरता से कार्रवाई की, जिसके बाद स्थितियां और बदल गईं। एर्दोआन अधिकाधिक तानाशाही तरीके अपनाने लगे और गेजी विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने वाली महिलाओं को निशाना बनाया। दूसरी तरफ उन्होंने रूढ़िवादी महिलाओं को आर्थिक सहायता और सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका देना शुरू कर दिया, जिसके चलते धर्मनिरपेक्ष महिलाएं उनका और विरोध करने लगीं। हमारी तीसरी एक्सपर्ट कहती हैं कि गेजी विरोध प्रदर्शनों के बाद लैंगिक समानता को नुकसान पहुंचाने वाले एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। पार्ट 3 गायब जानकारी। हमारी तीसरी एक्सपर्ट एजेल बूसे एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वकील हैं, जो तुर्की के मानवाधिकार समूहों से भी जुड़ी हुई हैं। वो कहती हैं कि 2013 के बाद तुर्की में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लग गए हैं। विरोध प्रदर्शनों के बाद लैंगिक समानता के लिए आयोजित प्राइड मार्च में महिलाओं के हिस्सा लेने का भी विरोध होने लगा। उसके बाद 2015 में एक और बदलाव आया। This is the year the term gender itself was उस साल सभी आधिकारिक दस्तावेजों से लैंगिक जानकारी हटा दी गई। इसके बाद कई लिंग विरोधी नीतियां अपनाई गई और सरकार समर्थक NGO बनाए गए, जो महिलाओं को पहले से मिले अधिकारों पर हमला करने लगे। 2020 में तुर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन को निशाना बनाने के लिए गलत प्रचार शुरू कर दिया। तब तक उसकी यूरोपीय संघ की सदस्यता पाने की संभावना ठंडे बस्ते में जा चुकी थी। तुर्की ने कहा कि ये संधि पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है और समलैंगिकता को बढ़ावा देती है। इस्तांबुल कन्वेंशन में शामिल होने के 10 साल बाद तुर्की ने अपने आप को इस संधि से अलग कर लिया। डॉक्टर एजेल बूसे कहती हैं कि आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि इस्तांबुल कन्वेंशन का इस्तेमाल समलैंगिक लोग समलैंगिकता को सामान्य बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक देश मानवाधिकार संबंधी संधि से अपने आप को बाहर कर लेगा। तुर्की की सरकार का कहना है कि देश में घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कानून मौजूद है। डॉक्टर एजेल की दलील है ये कानून इस्तांबुल कन्वेंशन के साथ काम करता था और उसे इस संधि के साथ जोड़कर देखा जाता था। When you withdraw from Istanbul Convention, the political तुर्की के इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर होने के बाद घरेलू हिंसा संबंधी कानून खोखला हो गया है और कई प्रकार की गलतफहमियां फैल रही हैं। कई पुलिस अधिकारी भी असमंजस में हैं कि ये कानून अस्तित्व में है या नहीं। कई रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं पर हमला करने वालों में कानून का डर खत्म हो गया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब तुर्की इस्तांबुल कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, तो अब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। डॉक्टर एजेल बूसे कहती हैं कि तुर्की के इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर होने के बाद महिलाओं की हत्या के मामले कितने बढ़े हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार इस बारे में आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही है। उनके अनुसार इसकी वजह यह है कि सरकार नहीं चाहती कि इस मामले में उस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उंगलियां उठें। दूसरी बात यह है कि कई नारीवादी संगठन इन आंकड़ों को आधार बनाकर नीति बनाने पर जोर दे सकते हैं, लेकिन वी विल स्टॉप फेमिसाइड नाम की एक संस्था इन मामलों पर नजर रख रही है। सरकार इस संस्था को बंद करने की असफल कोशिश भी कर चुकी है। संस्था के अनुसार 2023 में पुरुषों द्वारा 315 महिलाओं की हत्या हुई और इनमें से 65% मामलों में महिलाओं की हत्या उनके घर के भीतर हुई। मगर डॉक्टर एजेल का कहना है कि सही संख्या का पता लगाना असंभव है, क्योंकि उसी साल 248 औरतों की मौत संदेहास्पद स्थितियों में हुई थी।
Suspicious, that means that's संदेहास्पद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन मामलों को हत्या के मामलों के तहत दर्ज नहीं किया गया बल्कि दुर्घटना बताया गया। ये चौंकाने वाली बात है कि पूरे देश में औरतें अपनी बालकनी और खिड़की से गिरकर मर रही हैं और उनकी संख्या बेहद गंभीर है। मगर अब इस समस्या के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है और रूढ़िवादी महिलाएं भी इसके लिए आवाज उठा रही हैं। पार्ट 4 रेड कार्ड। इस साल मार्च में मुख्य विपक्षी दल CHP ने इस्तांबुल और अंकारा समेत कई बड़े शहरों के नगर निगम चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। अर्दोआन तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनकी पार्टी AKP को 20 साल में पहली बार इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यही कहना है हमारी चौथी एक्सपर्ट हुरसन असलाय का, जो कि बर्लिन के जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स में तुर्की अध्ययन विभाग की प्रमुख हैं। एक साल पहले संसदीय चुनाव में जनता ने AKP को वोट दिया क्योंकि वो स्थिरता चाहती थी, लेकिन स्थानीय चुनाव में उन्होंने विपक्ष को जीत दिलाकर सरकार को चेतावनी दे दी है कि वो सही रास्ते पर नहीं चल रही है। सरकार के लिए ये रेड कार्ड है। तुर्की में महंगाई की दर 70% तक पहुंच गई है, जो कि मतदाताओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है, लेकिन इसके अलावा दूसरी बात ये हुई कि विपक्षी दल CHP ने कई शहरों में महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, जिससे पता चलता है कि लोग युवा और महिला राजनेताओं का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रपति अर्दोआन की निर्भरता उनके गठबंधन के कट्टरपंथी सदस्य दलों पर बढ़ गई है। रूढ़िवादी महिलाओं के लिए भी इन कट्टरपंथी दलों की सोच चिंताजनक है। उनके गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी स्पष्ट रूप से तलाक के बाद पति की संपत्ति में पत्नी को आधा हिस्सा देने के खिलाफ है। अगर पति की कमाई पत्नी की आय से ज्यादा है तो उसे पत्नी को खर्च देने के लिए पैसे देने होते हैं। वो इसके भी खिलाफ है। वहीं गठबंधन के अति रूढ़िवादी इस्लामी दल महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं मानते और उन्हें समान अधिकार देने के खिलाफ हैं। ये लोग तुर्की को ओटोमन युग में ले जा रहे हैं। अर्दोआन की AKP भी अपने मूल सिद्धांतों से बहुत दूर जा चुकी है। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर कि क्या तुर्की महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक होता जा रहा है। इस बारे में आधिकारिक आंकड़े न होने की वजह से इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है, लेकिन फरवरी में केवल एक ही दिन में 7 महिलाओं की उनके पति या साथी के हाथों हत्या हो गई। ये भी चिंता जताई जा रही है कि घरेलू हिंसा संबंधी तुर्की का अपना कानून महिलाओं को वैसी सुरक्षा नहीं दे पा रहा जैसी इस्तांबुल कन्वेंशन से मिलती थी। लेकिन एक बात पर हमारे सभी एक्सपर्ट सहमत हैं कि तुर्की ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो महिलाओं के समान अधिकारों के खिलाफ हैं। वहीं समान अधिकार विरोधी सोच और वक्तव्य अब मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं।